नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो एक मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, कोई हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि मैम AR देसाई पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं AR देसाई को पढ़ाऊंगी। मे बी ये 2 या 3 वॉल्यूम में ये वीडियो जाए। तो आज AR देसाई में चूंकि ये मार्क्सिस्ट फॉलोवर थे, तो पहले हम लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को समझेंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। फिर AR देसाई के हम लोग लाइफ स्केच को देखेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल हमने नहीं बनाया है। और उनकी मेथोडोलॉजी देखेंगे और उनकी बुक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर अगले वीडियो में उनके प्योर थ्योरी पे बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जरूरी है ना कि किसी भी थिंकर को हम पढ़े तो उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए मैं ये लेके चली हूँ। आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को, एक हल्का फुल्का बस एक देख लेते हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम क्लास एंगल। आप जानते हैं, आप बहुत मतलब मार्क्स पे तो मैंने वीडियो भी बनाया है, मार्क्स के कई चीजों पे मैंने वीडियो बनाया है। तो आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में जान सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के जो फॉलोवर हैं वो सोसाइटी का स्टडी साइंटिफिक तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने उनका केंद्र बिंदु जो है, जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है, वो है क्लास। मतलब ये क्लास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि तभी तो बताते हैं ना कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या कहते हैं। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने यही कहा कि दो तरह के क्लास हमेशा से सोसाइटी में रहे और उन दो क्लास के में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है और इसी से सोशल चेंज होता रहा है। तो Marxist thinker in India believe that the emergence of Indian society and its unique institutions could be best examined from the Marxist perspective। देखिए, जब इस पे भी बहुत सारी मैंने बातें की हैं कि जब भारत में सोशियोलॉजी विषय पर काम करना शुरू हुआ तो एक लंबा चौड़ा डिबेट हुआ कि किस तरह से हम सोशियोलॉजी को पढ़े। क्या हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सोशियोलॉजी को देखें या फिर इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए यहाँ का एक विशेष पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। इस पे अच्छा खासा डिबेट चला और जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इंडियन सोसाइटी को समझना है तो हमें इंडियन पर्सपेक्टिव को ही देखना होगा, जिसमें इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक बहुत वृहद रूप में हमारे सामने आता है। और कुछ जो इंडियन थिंकर्स हैं वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव या स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव इसको लेकर के, जो कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न कंट्रीज की देन रही है, उन पर्सपेक्टिव से ही इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते थे। तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है उसमें जो इंडियन फॉलोवर्स हैं, इंडियन फॉलोवर्स में मैं आगे चल करके नाम आपको बताऊंगी, उन लोगों ने माना कि अगर हमें इंडियन सोसाइटी को समझना है तो हमें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को ही केंद्र में लेकर के समझना होगा। इसी पर्सपेक्टिव से ही हम इंडियन सोसाइटी को समझ सकते हैं, जो चेंजेस आए सोसाइटी में उनको हम समझ सकते हैं, जिसमें कि मटेरियल फिनोमेना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में। और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में आपने बेस स्ट्रक्चर मतलब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को समझा हुआ है। तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बेस में रहा और हमेशा से मोड ऑफ प्रोडक्शन बेस में रहा, और बाकी जो भी इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल वैल्यूज है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक्स को बेस में रखा, बाकी जो सिस्टम है वो हमेशा से सुपर स्ट्रक्चर रहे। और जब जब इस बेस में चेंजेस आए सुपर स्ट्रक्चर अपने आप बदलता चला गया। ये पूरा मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको समझना है तो मार्क्स की थ्योरी पे भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भारत में जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के फॉलोवर रहे हैं वो कौन कौन लोग रहे हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा अच्छे से। जहां ये नाम आया आप समझ जाए कि दे आर द फॉलोवर ऑफ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिज्म के ये फॉलोवर है, जिसमें कि DP मुखर्जी, MN दत्ता, DD कोशाम्बी, AR देसाई, PC जोशी और रामकृष्ण मुखर्जी। इनके अलावा भी लोग हैं बट दे आर द मेजर्स। ठीक है, इन लोगों ने जो भारतीय समाज का विश्लेषण किया वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया,
दे हैव अडॉप्टेड डायलेक्टल हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर स्टडिंग इंडियन सोसाइटी। आप जानते हैं कि मार्क्स ने जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी वो कौन सी थी? वो डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की मेथोडोलॉजी थी। उसको ये लोग भी अडॉप्ट किए। जैसे वेबर की मेथोडोलॉजी वर्स्टेहन और आइडियल टाइप की थी, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्क्स की मेथोडोलॉजी थी वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की मेथोडोलॉजी थी। ये तरीका था स्टडी करने का। तो इन लोगों ने भी, चूंकि ये मार्क्सवादी रहे, मार्क्स के जो थ्योरी है उनको फॉलो किया, तो इनके भी मेथोडोलॉजी में डायलेक्टिक हिस्टोरिकल अप्रोच ही नजर आता है, ठीक है। तो ये जनरल हम लोगों ने समझा कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है क्या, और इंडिया में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के कौन कौन फॉलोवर है। तो याद रखिएगा, डीपी मुखर्जी, एमएन दत्ता, डीडी कोसाम्बी ने बहुत काम किया है, एआर देसाई, पीसी जोशी एंड रामकृष्ण मुखर्जी। आज हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं एआर देसाई का, क्योंकि जो मेरा सब्सक्राइबर है उन्होंने एआर देसाई पे ही डिमांड किया था कि मैडम एआर देसाई पे वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा कि सच में मुझे बनाना चाहिए। तो एआर देसाई, इनका पूरा नाम है अक्षय रामलाल देसाई, ठीक है। कभी कभी तो इंटरव्यू में पूरा पूरा नाम पूछ दिया जाता है, स्पेलिंग पूछ दी जाती है, तो थोड़ा अच्छे से मतलब हम लोग बस डीपी मुखर्जी, एआर देसाई, एमएन श्रीनिवास ऐसे याद कर लेते हैं। बट हमें, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए। कभी कभी बहुत एम्बैरसिंग मूवमेंट आ जाता है। तो एआर देसाई का पूरा नाम है अक्षय रमनलाल देसाई, ओके। इनका जन्म जो हुआ वो अप्रैल 2016 में हुआ, 16 अप्रैल 1915 में इनका जन्म होता है, ठीक है, 1915 में नाडियाड गुजरात में। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 1994 बड़ौदा में हुई है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये लोग जो जिस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किए वो है डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल। तो दे ऑल्सो एडवोकेटेड डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल इन हिज सोशियोलॉजिकल स्टडीज, क्लोजली स्टडीड द वर्क ऑफ मार्क्स, एंजल्स एंड ट्रॉस्की। देखिए, मार्क्स एंजल्स का तो नाम हम सभी जानते हैं, क्योंकि भाई मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव है तो मार्क्स और एंजल्स तो होंगे ही होंगे। तो मार्क्स और एंजल्स के साथ साथ इन्होंने ट्रॉस्की को भी बहुत पढ़ा, ठीक है। ये कौन है? ट्रॉस्की, इनसे भी ये बहुत इंस्पायर्ड थे, इनको भी, इन्होंने इनके भी काम को देखा। ट्रॉस्की जो है वो 1879 से 1940 इनका टेन्योर रहा है, एंड ही वाज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ रशिया। रशियन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हम इनको सब कहते हैं कि जब रशिया की क्रांति हुई तो ये रशियन रेवोल्यूशनरी का भी रोल प्ले किया। ये बहुत बड़े पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, और रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके भी ये मेंबर थे। और रूसी क्रांति के बाद हुए भीषण गृह युद्ध में विजयी रही लाल सेना की, आप लाल सेना बहुत सुने, लाल सेना की कमान भी ट्रॉस्की के हाथ में ही थी। तो बहुत बड़ा इनका रोल रहा है रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद में। ही मे बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द pioneer in introducing the modern Marxist approach to empirical investigations involving bibliographical and field work research। अब हम लोग चूंकि ए आर देसाई के कंट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो ए आर देसाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि भारत में मॉडर्न मार्क्सिस्ट अप्रोच को स्टैब्लिश करने का, और कैसे करने का कि ये लोग, इन्होंने अब फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशन में भी, मतलब जो फील्ड रिसर्च होते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च जो होते हैं, उसमें इन्होंने मॉडर्न जो मार्क्सिस्ट अप्रोच था उसको कंट्रीब्यूट किया। ही रिजेक्ट एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशन विथ रेफरेंस टू रिलीजन, रिचुअल्स एंड फेस्टिविटीज। क्या है कि वे धर्म, रीति रिवाजों और उत्सवों के संदर्भ में परंपरा की किसी भी व्याख्या को अस्वीकार करते थे, ठीक है। क्योंकि ये तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के थे ना, तो ये फिर वो ट्रेडिशन में रिलीजन, रिचुअल्स, फेस्टिविटीज, इन सबको बहुत स्वीकार नहीं करते थे। आगे आप और इनका पढ़ेंगे, अभी तो हम लाइफ स्केच पढ़ रहे हैं। इट इज इसेंशियली अ सेक्युलर फिनोमिना। इनका मानना था कि ये पूरी तरह से एक सेक्युलर फिनोमिना है, एक धर्मनिरपेक्ष घटना है, ट्रेडिशन वाली बात। एंड ही फाइंड इट इज अ फैमिली, विलेज एंड अदर सोशल institutions. He also does not find the origin of tradition in Western culture
ये इन्होंने ये भी देखा कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसमें कल्चर का प्रेजेंस इन्होंने नहीं देखा. He considered that the emerging contradictions in the Indian process of social transformation arise mainly from the growing nexus among the capitalist bourgeois, the rural petty bourgeois, and the state of apparatus, all drawn from the similar roots. देखिए आ गए ना वो मार्क्सिज्म पे कि वे पाश्चात्य संस्कृति में परंपरा का मूल नहीं पाते थे. वे मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन की भारतीय प्रक्रिया में उभरता हुआ अंतर विरोध, मतलब जो भारत में सोशल चेंज हो रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है. तो मार्क्स भी तो यही कहे ना कि जो सोशल चेंज है सोसाइटी में वो किस वजह से है, तो क्लास में कन्फ्लिक्ट की वजह से. यही चूंकि ये मार्क्सिस्ट फॉलोवर थे, मार्क्सिस्ट जो फिलोसोफर थे, तो इनका भी यही कहना था कि जो भारत में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो भारत में सोशल चेंज हो रहा है, हमारी सोसाइटी बहुत तेजी से जो चेंज हो रही है, सोसाइटी जो बहुत तेजी से बदल रही है, उसके पीछे कारण क्या है. तो यहाँ पर भी जो क्लास स्ट्रगल और क्लास कन्फ्लिक्ट है बिटवीन किस क्लास के बीच में, जो बॉर्जुइज क्लास है, जो पैटी बॉर्जुइज क्लास है. बस इन लोगों में ये रहा क्योंकि ये पोस्ट मार्क्सिस्ट रहे और इंडिया में मार्क्सिज्म को इन्होंने आगे बढ़ाया और एडॉप्ट किया. तो मार्क्स सिर्फ दो क्लास की बात करते हैं, पर जब इन लोगों ने बात की तो इन्होंने पैटी बॉर्जुइज की भी बात की. हम लोग आगे चल के कैपिटलिज्म में देखे हैं कि कौन कौन से क्लास होते हैं. तो जो पैटी बॉर्जुइज होती है क्लास, जो होता है, जो शासक निम्न बुर्जुआ जो होते हैं, और जो स्टेट होता है, राजतंत्र होता है, उनके बीच जो आपस में साठ घाट हो रहा है, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से सोशल चेंज भारत में नजर आ रहा है. तो ये इस चीज को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है. इट इज इसेंशियली वो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया. देसाई वॉज ऑल्सो वन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ GS घूरिये एट द बॉम्बे यूनिवर्सिटी, who later got the privilege of serving it as a professor and the head of the department of sociology. आपको पता है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पैट्रिक गिडिस के बाद GS घूरिये ही फर्स्ट इंडियन थे, और उसके बाद से उनकी जो शिष्य परंपरा थी ना, बड़ी समृद्ध थी. एम.एन. श्रीनिवास और ये AR देसाई जैसे उनके शिष्य हुए GS घूरिये के. और GS घूरिये ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में और उसको 5-6 साल रन करने में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद से इन लोगों ने उसको रोका नहीं. इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी और इंडिया में भी सोशियोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया. एंड माना जाता है कि जो ISS बना, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी जो बनी, उसके ये फाउंडिंग मेंबर में से एक थे. आज इतने अच्छे से इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी काम कर रही है, मैं भी उसकी लाइफ मेंबर हूँ. तो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी इस समय आभा मैम है, आभा चौहान मैम, तो बहुत अच्छे से काम कर रही है. सोशियोलॉजी को किस तरह से इस्टेब्लिश होना चाहिए उस पर काम हो रहा है. यंग सोशियोलॉजिस्ट को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है. अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और अगर अभी तक आपने ISS का जो है वो मेंबरशिप नहीं लिया है, तो इस मेंबरशिप को आप ज़रूर लीजिए. ठीक है, आगे देखते हैं. जस्ट होल्ड. आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमने जाना कि ये ISS के फाउंडिंग मेंबर में से एक रहे और लाइफ मेंबर रहे, और 1978 और 90 के बीच में इन्होंने ISS का प्रेसिडेंटशिप भी संभाला. और ये रूरल, अर्बन और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुए. और इनकी पार्टनर नीरा देसाई हैं. नीरा देसाई पे भी मैंने वीडियो बनाया है. तो वो भी बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट रहीं. तो इनकी जो लाइफ पार्टनर हैं वो है नीरा देसाई मैम. अब हम लोग इनका मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ऑफ AR देसाई देखेंगे. AR देसाई का मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ये है. यहाँ से मतलब आपको जब भी एग्जाम में आता है AR देसाई लिखने का, थोड़ा सा लाइफ स्केच और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लिख करके फिर आप मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को ज़रूर बताएंगे. थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, अब थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे. ओके, तो when other sociologists were concentrating on analyzing the micro, Desai sociologists studied the macro and the meso, capitalism, nationalism, classes,
एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड द स्टेट एंड द पीजेंट मूवमेंट। जब ए आर देसाई का टेन्योर था तो उस टाइम पे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट माइक्रो स्टडीज कर रहे थे, मतलब विलेज का और छोटे छोटे सिस्टम का स्टडी कर रहे थे। उसी दौर में ए आर देसाई मैक्रो स्टडीज को लाए। मैक्रो मतलब कि जिसका जो थ्योरी है वो लार्ज स्केल पे है। तो इस क्रम में उन्होंने कैपिटलिज्म पे काम किया, नेशनलिज्म पे काम किया। इनका तो बहुत बड़ा है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ए आर देसाई का सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ही पूछा जाता है। तो नेशनलिज्म पे इनका काम रहा है, क्लासेस पे, एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे, स्टेट पे और पीजेंट मूवमेंट पे भी इन्होंने लिखा है। ये ज्यादातर हिस्टोरिकल मेथड यूज किए हैं। ओ ठीक है, ज्यादातर इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड यूज किया है। यूज द हिस्टोरिकल मेथड टू ये use the historical method to give the specific meaning to the Marxist notion of the structure and the various elements in its constitution in India, such as feudalism, capitalism, the relation between the class and the nation, peasant and the working class, the post-colonial state and the rights of deprived। इन सारे विषयों पे इनका काम रहा है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पे, द राइट्स ऑफ डिप्राइव्ड पे, मतलब जो वंचितों के अधिकार हैं उन पे काम किया है। क्लास और नेशन पे काम किया है, पीजेंट्स पे काम किया है, वर्किंग क्लास पे काम किया है। देसाई फ्रेम्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी। इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी बनाने का बहुत बड़ा कार्य किया। इंटरडिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी मतलब कि सोशियोलॉजी में हम कई विषयों को समाहित करके ले चले। और आजकल सोशल साइंस में तो इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि हर जो इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ें तो वी हैव टू नो अबाउट द इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, सभी को जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा। Constantly advocate the and applied dialectal historical model in his sociological study। ये आपको पहले बता दिया गया। अब इनका वर्क एंड राइटिंग देखते हैं। इनकी जो किताब आई मुख्य ये आई द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आपको मैं बता ही रही थी। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, इस पे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। मैंने पहले ही बताया कि रूरल, अर्बन और इन सब पे इनका ज़्यादा काम रहा है। तो रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, स्लम एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इस पे काम है। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, आपको पता है कि ये इनका फेवरेट जो टॉपिक रहा है वो स्टेट, नेशंस, ये सब रहा है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया एंड रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, ये इनकी मुख्य किताबें हैं। तो आज ए आर देसाई में हम इतने ही समझेंगे, फिर अगले वीडियो में इनके प्योर थ्योरी को हम समझेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए और मुझसे कनेक्टेड रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार और प्यार।